वेलकम बैक। इमेजिन करिए आपके पास दो नंबर से हम पूरी दुनिया की लोकेशन को पता कर सकते हैं। चाहे आप गूगल मैप खोलते हो, चाहे एक क्रिकेट प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर को खेलते हुए देखते होगे, जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो बाउंड्री पे बॉल को कैच करता हो, या एक इंजीनियर परफेक्ट डिजाइन बनाता हो, चाहे वो किसी पुल का हो या बिल्डिंग का। इन सब को कोई चीज जो मदद करता है वो है यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिर्फ फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस नंबर्स को, जो हम लोग हमारे पास कलेक्शन है नंबर को, उनको एक रियल उनका इज्जत या उनको उनका काम जो है वो लाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे, इसके साथ साथ इसका प्रूफ भी देखेंगे ताकि ये फॉर्मूला हमें काफी समय तक याद रहे। इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी इसके एप्लीकेशन को भी ध्यान से देखेंगे। जिसे ट्रायंगल्स में कि तीन साइड दिया गया हो तो हम क्या पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कि वो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल में भी वो रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ये सब चीजें। इसके अलावा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कोलिनियरिटी। यानी कोलिनियरिटी का मीनिंग होता है कि कोई तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उन्हें कोलिनियर कहा जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, इक्वी डिस्टेंस वाला, और जिससे एक अलजेब्राइक रिलेशन हम लोगों को निकालना होता है। तो जैसे कि दो पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे ये दोनों पॉइंट जो हैं किसी तीसरे पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो इन पॉइंट के बीच में क्या रिलेशंस होंगे, जिसे हम लोग अलजेब्राइक रिलेशन या कभी उसे स्लोप के फॉर्म में भी जानते हैं। और हम लोग एक समरी टेबल देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें जो होती है वो प्री रिक्वेस्ट होती है, यानी इनका नॉलेज जो है हमें पहले से होना चाहिए। जैसे आपको पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करने आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन जो होता है जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं और वो दो वेरिएबल में होते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y। ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पैथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। तो आपको पैथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, अभी बता दूंगा मैं। अभी मैं बता रहा हूं क्या जानना जरूरी है। इसके अलावा आपको स्क्वायर रूट निकालना हो या फिर स्क्वायर रूट का प्रोसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के तीन साइड के होते हैं, इनका दो साइड का सम जो होता है ऑलवेज तीसरे से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। ये सब बेसिक जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम कब बनता है, या स्क्वायर कब होता है, रेक्टेंगल कब होता है, सब थोड़ी थोड़ी, जैसे चारों एंगल बराबर हो जाए
और 90 डिग्री हो जाए और चारों साइड बराबर हो जाए तो वो हो जाता है पैरेलल स्क्वायर हो जाता है। जबकि अपोजिट साइड बराबर हो जाए और चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए तब वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। आप बिलीव करिएगा एग्जाम में 4-5 नंबर तो इससे आना ही आना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, जो मैंने प्री रिक्विजिट नॉलेज के पहले पार्ट में बताया था। तो कार्टेशियन प्लेन एक प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, जिसमें हम लोग इस दुनिया के हर एक लोकेशन को पॉइंट के फॉर्म में या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होता है, और ये दोनों लाइन जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ये परपेंडिकुलर होना कोई सही कंडीशंस नहीं है, परपेंडिकुलर ना भी हो तो भी ये होते हैं, बट हम लोग प्राइमरी लेवल पे इसे परपेंडिकुलर मान के चलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। जो जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने इंटीजर्स होते हैं या कोई भी रियल नंबर होते हैं उनको इस कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पॉइंट के फॉर्म में। जैसे अगर आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया इस कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी, तो इस कोऑर्डिनेट में इसका लोकेशन क्या होगा, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलरली लाइन आपको एक्स एक्सिस पे डालना होगा, और उसी से परपेंडिकुलरली लाइन आपको वाई एक्सिस पे डालना होगा। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट होते हैं। फिर यहाँ पर भी उसी टाइप के पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट्स होते हैं। फिर इधर भी पॉइंट्स होते हैं। नंबर्स को आप यहाँ पे ऐसे लिखते होगे, आई होप पहले आपने पढ़ा होगा ऐसे। इधर पॉजिटिव्स होते हैं, इधर जो है वो नेगेटिव होता है, यानी यहाँ मतलब लेफ्ट से राइट आओगे तो नंबर जो है उसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। उसी तरीके से डाउन से जब आप जाओगे तो भी नंबर जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं। इसलिए नीचे नेगेटिव से होते हुए 0 तक पहुंचता है, 0 से फिर इनफाइनाइट तक जाता है। उसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो लेफ्ट में इनफाइनाइट माइनस से होते होते 0 तक पहुंचता है, 0 के बाद फिर इनफाइनाइट तक पहुंचता है। तो मान लो इस जगह पे जो पॉइंट है वो पॉइंट x है, और जब यहां मिलाया होगा तो इस जगह पे एक पॉइंट y है। यहाँ पे नंबर लाइन में आपको वैल्यू पता होगा क्योंकि आपने 1 2 3 4 करके लिखा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो x, y हो जाता है। तो और यही जो कोऑर्डिनेट्स है इसी को हम लोग पॉइंट्स कहते हैं, यानी दुनिया के किसी भी पॉइंट्स को या किसी भी लोकेशन को सिर्फ इस पॉइंट्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। आज जो हमारा मैप है या गूगल मैप देखते होंगे या जो आपके कॉपी में मैप होते हैं, उन सब को इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे क्या करते हैं, मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे एडवांस फीचर जानते जाओगे तो आपको इसका और भी इन डेप्थ नॉलेज होने लगता है। क्लियर है बात यहां तक? चलो, अब इसी तरीके से एक पॉइंट होता है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें 2 टर्म होता है, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और वाई वाले एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैंने एक पॉइंट P जो है वो लिया है, एक पॉइंट 2 मैंने लिया है 2 और 3, और मैं पूछूं बताओ इसका एब्सिसा कौन सा है और इसके ऑर्डिनेट कौन से हैं, तो एब्सिसा इसका 2 है और ऑर्डिनेट इसके 3 है। तो ऐसे भी कभी कभी पूछा जाता है। आई होप कि यहां तक आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। अब एक होता है पाइथागोरस थ्योरम और स्क्वायर रूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, और जो नहीं जानते मैं उनको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप इसे बहुत इजीली क्या कर पाओ, समझ पाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और बाकी कोई 2 साइड्स होते हैं। तो मान लो इस साइड की लेंथ जो है a है और इस साइड की जो लेंथ है वो c है, कुछ ना कुछ लेंथ होगा बिल्कुल।
तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो सबसे बड़ा साइड होता है जैसे हाइपोटेनस, उसका होल स्क्वायर जो होता है बाकी की जो दो साइड्स होते हैं जैसे वो ए स्क्वायर और दूसरा जो साइड्स है सी स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने कहा कि आपको स्क्वायर रूट क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ये रिलेशन नहीं, आपको वहां पे एच निकालना होता है। तो एच जो होता है इधर जाके वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए जो क्लास 7-8 में जनरली लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर कभी भी मान लो कि 144 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे आसान तरीका इसमें क्या होता है, 140, तो आपको क्या करना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड से 144 को फैक्टर करोगे तो दो इस तरीके से नंबर 12 × 12 आएगा, और हर एक दो सेम नंबर में से जब रूट हटेगा तो एक नंबर बार आता है और इसका आंसर हो जाता है 12। तो इसी तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। अब हम लोग सीधे करके अपना मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, आज का मेन चैप्टर्स पे आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, या इसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा स्लांट या फिर कर्व टाइप का नहीं होता है, ये एक स्ट्रेट होता है। तो कहते हैं कि अगर मान लो किसी भी इस प्लेन के अंदर कोई भी दो पॉइंट आपने ले लिया, कोई भी दो पॉइंट ले लिया, तो उस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन ही मिलता है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और हमने कहा कि दुनिया के किसी भी पॉइंट को या जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है। तो मान लो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 है, और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और y2 है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने वेरिएबल ले लिया है। अब अगर आपको यहाँ के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, यानी PQ की लंबाई कितनी होगी, अगर ये पता करना हो, नहीं, जैसे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ध्यान से समझिएगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितना दूरी है, ये पता करना हो तो सिर्फ आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको मिले तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस पता कर सकते हो। और इसी का यूज करके मैप के अंदर हम एक एक्यूरेट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। या फिर कभी आप गूगल मैप में देखते होंगे कि आप डालते हो कि रांची से हजारीबाग कितना दूर है, या रांची से पलामू कितना दूर है, रांची से लोहरदगा कितना दूर है, तो क्या होता है कि लोहरदगा का कोऑर्डिनेट और रांची का कोऑर्डिनेट जो है गूगल अपने आप पता करता है, और फिर यही डिस्टेंस फॉर्मूले का वो यूज करके उनके बीच का डिस्टेंस चुटकियों में वो बता देता है मेजर करके। और आपको लगता होगा ये बहुत बड़ा साइंस है, ये बहुत आसान बात होता है। तो PQ जो निकालने के लिए आपको क्या करना है, रूट अंडर जो है और इनका पहला कोऑर्डिनेट और इसका पहला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, तो x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर कर दो, और प्लस इसका दूसरा कोऑर्डिनेट और इसका भी दूसरा कोऑर्डिनेट ले लोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो यही हो जाता है। यानी सिंपल दोनों में कोऑर्डिनेट का अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिया गया हो और आपको उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो उन दोनों के बीच में, तो दोनों के पहले दोनों कोऑर्डिनेट जो अलग अलग हैं उनके पहले पहले जो पॉइंट्स होगा, यानी एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो उसका डिस्टेंस मिल जाता है। अगर आप मुझे बोलो कि इसे प्रूफ करके दिखाओ तो बहुत आसान है। देखो मैंने क्या किया है, एक पॉइंट वही P था जिसको मैंने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर मैंने अभी नहीं बनाया है। और दूसरा पॉइंट जो Q था, दूसरा पॉइंट जो Q था, इस पॉइंट को हमने ऐसे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। चलो हमने इन दोनों को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। चलो इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके ऐसे बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन ये किया कि इसको यहां वर्टिकली मिला दिया और इस पॉइंट को भी एक्स एक्सिस में मिला दिया। पहला काम कर लिए। उसी तरीके से इस पॉइंट से हमने एक काम करेंगे कि यहां भी मिला लेंगे और इस पॉइंट से हम लोग यहां भी मिला लेंगे। इससे फायदा क्या होगा जरा समझिएगा कि अगर ये जो पॉइंट अगर क्या जो x1 y1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पॉइंट जो होगा वो x1 होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो y1 होगा।
होगा कि नहीं? बिल्कुल। उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट जो x2 y2 है यहां से यहां है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो है वो x2 है, और ये यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो y2 है। क्योंकि मैंने था ना कि जिस पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता करना हो वहां से x पे जाओ और y पे जाओ, और ओरिजिन से देखो वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, वही उसका x वाला पॉइंट होगा और दूसरा y वाला पॉइंट होगा। क्लियर है? चलो, तो अगर आपने निकाला, अब मुझे बताओ, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा बोलोगे? टोटल x2 और x1 माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा x2 माइनस x1, बोलो हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो कितना होगा? तो ये डिस्टेंस में ध्यान से देखोगे, ये डिस्टेंस इतना है, यानी वो डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस इजीली निकल सकता है क्योंकि यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां y1 को माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि y2 माइनस y1 आ गया। अब ध्यान से समझो कि आपके पास क्या मिल चुका है। अब मैं इसे थोड़ा एक फॉर्मेट में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये t है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर लाइन लिया था, और ये है पॉइंट P, यही था ना? बिल्कुल। और अभी आपने क्या निकाला? जो QT है वो y2 माइनस y1 है। QT जो है वो y2 माइनस y1 है, और PT जो है वो x2 माइनस x1 है, ये x2 माइनस x1 है। तो आपको PQ कैसे निकालोगे? तो जो PQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PQ का मतलब हाइपोटेनस, और यहीं पे आपको लगाना पड़ता है क्या? पाइथागोरस। यहीं पे आपको लगाना पड़ता है पाइथागोरस, और क्या कहता है वो कि इन बाकी जो दो साइड है उनका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर और दूसरा वाला का भी स्क्वायर कर दो, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको डायरेक्टली लिख के दिया था, और ये जनरली ऐसे बनता है, आपके सामने आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। बात यहां एक नोट करके देखने वाला क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, जरा वो देखिएगा आप बहुत ध्यान से। हमने वहां उस फॉर्मूले में वहां पे ऐसा लिखा हुआ था, PQ निकालने का जो फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, पीछे ऐसा लिखे थे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी मैंने यहां पर रिवर्स किया था, पर फिर भी ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। सेम है इसका मीनिंग कुछ ना कुछ क्या? तो फिर क्यों सेम है? क्योंकि सोचो, ये क्या है? ये डिफरेंस है। दो नंबर के डिफरेंस को स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए तुम या तो x1 में से x2 को माइनस करो या x2 में से x1 को माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना है कि अगर x1 में से x2 को माइनस किए हो तो y1 में से y2 को माइनस करना, ही नहीं कि y2 में से y1 को करना, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर x2 में से x1 को माइनस किए हो तो y कोऑर्डिनेट में y2 में से y1 को करना, यानी जैसे काम x कोऑर्डिनेट में करोगे उसी तरीके से काम y कोऑर्डिनेट में करना है, तभी जाके ये कंप्लीट आपको आंसर मिल पाएगा। अब चलो उसी पे बेस्ड हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्रयोग कर सकते हैं, बट अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्रयोग नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि P जो होगा, P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,3 होगा, और जो Q अपने आप मान लेते हैं 4,1 होगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट सपोज करना था। और P का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा था ना x1 y1 कर लो, और इसको क्या मान लो? x2 y2, क्योंकि आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पहला वाला है वो x1 है और दूसरा वाला है वो y1 है, पहला वाला x2 है, दूसरा वाला y2 है। तो जो PQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या कहता है कि दोनों के डिफरेंस लेने हैं। पहला जो है उसका डिफरेंस का स्क्वायर करना है, और दूसरे के भी डिफरेंस का स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस। इसका पहला में है 2 और इसके पहले में है 4, तो 2 माइनस 4 कर दो, 2 माइनस 4 कर दो इसका स्क्वायर,
और इसका पहला में है 3 और इसके पहले में दूसरे में है 3 और इसके दूसरे में है 1, तो 3 माइनस 1 कर दो। देखा मैंने काम की पहले को पहले से लिया और इसका ऊपर में रूट है तो स्क्वायर रूट निकाल दो। अब 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2 हो, और -2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाता है 4, और 3 में से 1 करोगे तो 2 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं हुआ। और 4 और 4 होता है 8, और 8 का मतलब होता है 2√2। 2√2 कैसे हुआ? क्योंकि देखो रूट अंडर 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर 8 को, और इसमें से 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा और 1 बच गया, तो बच गया उसको वैसे ही रहने दो, तो इसीलिए इसको मैंने 2√2 लिख दिया। सेम तरीके से आप क्वेश्चन इसके 2 को बना सकते हो। चलो 3 नंबर को मैं करके दिखा देता हूं आपको, 3 नंबर मैं करके दिखाता हूं। 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर कहता है कि जो यहां पे जो पॉइंट P है वो अब एक वेरिएबल है, और यानी यही जो पॉइंट है वो क्या होगा, x1 y1 होगा। और एक पॉइंट क्या है, Q है, और एक Q क्या है, -a -b है, यानी ये पॉइंट जो है वो x2 और y2 होगा। चलो अब आपको PQ अगर निकालना हो, आपको PQ निकालना हो तो आप क्या करोगे, क्या करते हैं हम लोग, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी प्लस a माइनस a इसका स्क्वायर करना होगा, और प्लस b माइनस b का स्क्वायर करना होगा। ये वाला बात ना पहले ध्यान से समझो कि क्या लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है। यहां पे ना यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, ये कोऑर्डिनेट लिखने में मिस्टेक करते हैं। जरा एक बार ध्यान से देखिएगा आप, है ना, आई होप कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, क्योंकि यहीं पे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। a माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट -a है, इसीलिए -a का स्क्वायर मैंने यहां पे करके रखा है। अब जैसे ही इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा कि a प्लस a हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो a प्लस a का स्क्वायर, और यहां भी प्लस b, यानी b प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट ऐसे हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे मिलाओगे तो क्या मिलेगा, a और a हो जाता है कितना, 2a, तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, और इसका होता है 4b स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाएगा, और 4 बाहर निकालोगे तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, जरा एक बार समझिएगा, एक बार आंसर पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, मिस्टेक लोग क्या करते हैं, देखिएगा कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको a और b ऐसे लिख देते, क्योंकि बोलते हैं इसे भी और इसे आंसर करते हैं, जबकि ये कंप्लीटली गलत है। ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करके देखना है कि कैसा है। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसे एक बार करके देखिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। अब ध्यान से देखिएगा तो ये कोऑर्डिनेट को जरा समझ के देखिएगा। यहां पे दो कोऑर्डिनेट जो हैं, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 दिया गया है, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो आपके लिए 0 0 है। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो, अब बोलोगे पी क्यू कहां से, अपने से नाम लिख रहे हैं आप, कुछ भी नाम इसके जगह पे दे सकते थे। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या मिलने हैं, दिए हैं 36 एंड 15, तो यानी x2 y2। तो जब एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो अब क्या बचा, बस डिफरेंस। तो अगर यहां से आप PQ की लेंथ निकालोगे तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए कि 0 माइनस 36 करोगे, 0 माइनस 36 का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये और यानी हो जाएगा 36 का स्क्वायर, सिंपल तरीके से बोलेंगे तो। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बता सकते हो 36 का स्क्वायर? हाँ, 36 का स्क्वायर कोई जानता है तो बता दो जल्दी से मुझे, किसी को नहीं पता? 1296, क्या होगा इसके जगह पे 1296,
और 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को जोड़ के और रूट निकाल दोगे तो PQ की लेंथ जो है आपको मिल जाएगी, है ना। हाँ, अब इसको ऐड करना, उसके बाद रूट निकालिएगा, थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूले का आपने क्या किया, निकालते कैसे हैं डिस्टेंस। एक तो आप कोऑर्डिनेट का यूज करके निकाल सकते थे और एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। अब उसका यूज रियल लाइफ एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक इसमें करते हैं, ट्रायंगल में उसका यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो कोई 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और 3 पॉइंट से हम क्या चेक करके बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझने में मदद करेगा और पाइथागोरस थ्योरम को मैं भी ये क्या करता आपको, जैसे मान लो एक पॉइंट दे दिया 2 3, एक पॉइंट दे दिया 4 5, एक पॉइंट दे दिया 6 7 और बोला बताओ ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ऐसे करके इसमें कहीं लोकेट कर देंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स में के बीच के डिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे, तो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या इनको इसी तरीके से प्लॉट करें और इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ये चीज जो है ना, ये बहुत इजीली बता देता है। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये वाला बात समझ में आता है। चलो चेक करके देखते हैं। जैसे एक पॉइंट दिया है 3 2 -2 -3 और 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। ये पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल बनाएंगे। इफ सो, अगर हाँ, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो किस टाइप के ट्रायंगल बनेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल बनेगा, स्केलन बनेगा, क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो आप इसमें जब भी ऐसा पूछा जाता है तो लेट कर लो कि ये ट्रायंगल बनेगा, ऐसा मान लो क्या करेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। और अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो किसको फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। क्या होता है ट्रायंगल लॉ, जरा बताइए क्या होता है ट्रायंगल लॉ, कोई जानते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ होता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, जैसे एक ट्रायंगल आपने ले लिया ABC, ट्रायंगल लॉ कहता है कि कोई भी 2 साइड को जोड़ दो, मान लो AB और BC को जोड़ दिया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये किसी तरीके के कॉम्बिनेशन में ले लो इसको, कैसे, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, या फिर BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। तो ऐसे जितने पॉसिबल आपको मिलते हैं, किसी भी दो को जोड़ो, उसका सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो ट्रायंगल लॉ को फुलफिल करता है। इसी में एक और है, कहता है कि अगर डिफरेंस ले लो AB माइनस BC, मॉड ले लो क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, इट इज ऑलवेज लेस देन AC। मॉड क्यों लिया, क्योंकि मान लो कि आपने छोटा में से बड़ा को घटा दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैंने मॉड दे दिया। और नहीं तो बड़े वाले से में से छोटे वाले को घटाना, तो इस मॉड का कोई जरूरत नहीं रहेगा। आई होप समझ आ गया आपको। हाँ, तो अगर ये दो चीज को कोई फुलफिल करता है तो कहेंगे कि ट्रायंगल लॉ को वो होल्ड करता है। इसे ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो यही तरीका यूज करेंगे इसको बनाने में, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इस ट्रायंगल के साइड को खोजना पड़ेगा। और ट्रायंगल का साइड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, पुट कर लो भाई। तो 3 और 2 पहला कोऑर्डिनेट मान लो, इसको इसके बाद B को मान लो -2 -3 मान लो। अच्छा, इसे एक ऑर्डर में लिखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल में तो हमेशा ऑर्डर ही हो जाएगा, क्योंकि या तो ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स में इस कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो ये कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। तो आप पहले क्या निकाल लो, AB निकाल लो। तो AB कैसे निकालते हैं, बस पहले वाले का डिफरेंस, तो -2 -3, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर, -3 -2 का स्क्वायर, ये निकल गया। अब -2 और -3 -5 और -5 का होता है +25, 3 और 2 -5 का स्क्वायर 25, और इसे निकालोगे तो 50 हो जाएगा, यानी 5√2 आ जाएगा। तो AB निकल के आ चुका है आपको कितना,
5√2। अब उसी तरीके से BC निकाल लो आप, तो BC -2 करोगे तो -4 और -4 का होता है 16, -3 -6 और -6 का होता है 36। तो 36 और 16 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ। 6 और 6 12 का 2 और 6 3 और 1 4 और 1 5, यानी 2√13 हो जाएगा, 2√13। अब उसी तरीके से आप AC निकाल लो, उसी तरीके से आप AC निकाल लो, तब समझ में आएगा कि ये क्या है। तो AC निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 - 2 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 - 3 2 - 3 -1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलने वाला है, √2। तो देख लो ध्यान से, तीनों साइड तो डिफरेंट है, लेकिन क्या ये ट्रायंगल बनेगा ये भी पता करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि क्या दो को जोड़ के तीसरे से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो √2 का वैल्यू कितना होता है, जरा ध्यान समझिएगा कि √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.4 होता है। और √13 का कितना हो जाएगा, √13 का अगर निकालोगे, अप्रैक्स वैल्यू निकाल के बताओ, तो अगर ये 16 होता तो 4 होता, यानी 3.5 मान के चल सकते हो, है ना। इसको 3 या 9, तो मान लो 3.5 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इन 3 दूनी चाहिए, यानी इसको अगर अप्रोक्सीमेटली बात करोगे तो ये 7 के आसपास में होगा, और ये बात करोगे तो 14 25 70, यानी ये लगभग ये भी 7 के आसपास में होगा। और ये तो और कम है, ये और कम है। तो तब अब बताओ, तो क्या दोनों सेम है, सेम तो नहीं है दोनों। तो दोनों जब सेम नहीं है, √2 का वैल्यू तो 1.5 होता है। तो कोई भी दो को जोड़ के देखो, 7 और 1.5 जोड़ोगे 8.5, 8.5 7 से बड़ा है, 7 और 7 14, 14 जो है वो 1.5 से बड़ा है। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये तो ट्रायंगल बनेगा, और कैसा ट्रायंगल बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा, स्केलेन, क्योंकि तीनों साइड इसके डिफरेंट है, तीनों साइड इसके डिफरेंट है, और डिफरेंट होने के साथ साथ ये तीनों ट्रायंगल लॉ को फुलफिल करते हैं। आप कोई भी जोड़ के देख लो ना, मान लो 7.125 ऐसे दिखा, और +7 पॉइंट मान लो कि 001 है, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, 1.5 से होगा। या 7.15 है, इसमें 1.5 जोड़ दोगे तो ये 7.11 से हमेशा बड़ा होगा कि नहीं, ऑलवेज बड़ा होगा। तो किसी भी दो साइड को जोड़ने से अगर ज्यादा हो गया तो ट्रायंगल वो बनाएगा। अब ये चेक करना है कि, चेक करिए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है कि दो साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो पहले बना लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के टाइप से, और बाद में अगर वो बन जाए तो ठीक है। पहला ही पॉइंट है 5 - 2, बी में है 6 4, और सी में है 7 - 2। बहुत लोगों को यहां पर ये प्रॉब्लम होता है, उनको ये लगने लगता है कि सर एक बात बताइए कि ये पॉइंट ए को यही मानने, क्या हम ए को ये नहीं मान सकते, क्या ए को ये नहीं मान सकते, नहीं। देखो, आप किसी ऑर्डर में आपको लेना पड़ेगा, पहला पॉइंट पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट उसके एक ऑर्डर में लोगे, है ना। या तो आप क्लॉकवाइज लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लो, तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा, कभी ये वो ऐसे नहीं चलेगा। अब डिस्टेंस निकाल लो एबीबीसी का, तो निकालो, अगर पहले निकालते हैं ए बी का, तो 5 ये 5 है ना, हाँ। तो 5 - 6 करोगे तो -1, ए बी निकाल लेता हूं पहले, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप ना समझ गए होंगे। तो 5 - 6 -1, और -2 - 4, -6 का मतलब -6, ये हुआ। तो 1 हो गया, यहां से करोगे तो 1 और 36, तो ये मिल गया कितना, √37 मिल गया ना। चलो, अब उसी तरीके से BC निकाल को देखो एक बार, तो 6 में से 7 गया तो कितना बचता है जी, 6 में से 7 गया तो -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, प्लस 4 में से -2 करेंगे तो 4 -2 मतलब 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये मिल गया √37। और अब AC निकाल लो,
तो AC निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दो साइड जब इसे मिल चुका है तो आइसोसेलेस हो गया। बोलोगे सिंस टू साइड्स आर इक्वल so they are isosceles, yeah. So this is isosceles triangle, this is isosceles triangle, इसीलिए क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। क्लियर हुआ बात? तो आपको यही करके निकालना रहता है। चलो अब ट्रायंगल का काम हो चुका है खत्म। अब क्वाड्रिलेटरल में भी डिस्टेंस फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या क्वाड्रिलेटरल में हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या क्या पता कर सकते हैं। तो आप ये पता कर सकते हो कि जो 4 पॉइंट्स जो मिलेगा आपको, क्योंकि यही 4 पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो आपको यह चेक करने के लिए बोलेगा 4 पॉइंट देके कि बताओ ये ट्रायंगल कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये स्क्वायर है कि नहीं है, ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ सबका डिस्टेंस निकाल लेना है, क्योंकि आपको इसके लेंथ से तो ये पता कर ही लेते हो ना कि ये स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कि रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा। आप निकाल लेते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल लेते हैं, सिर्फ साइड से पता चल जाता है। तो और साइड नहीं है आपके पास, कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट निकालने में मदद करता है। जैसे ही कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर आपके पास जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है जिससे आप ये पता करते हो कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो ये चीजें अभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये है, शो करना है कि जो 0.1742 -1 -1 और -4 और 4 जो है वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। तो चलो एक स्क्वायर बना लेते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। एक स्क्वायर बना लिए, नाम दे देता हूं ABCD। अब A का कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं ताकि समझ में आए, 1 और 7, 1 7। B का है 4 2। देख लो मैं ऑर्डर में लिखा हूं, C है -1 -1 और D है -4 और 4। तो पहले हमें इसके साइड फाइंड आउट करते हैं, फिर ये तय करेंगे कि ये स्क्वायर बनेगा या नहीं। तो सबसे पहला काम करो, AB निकालो। आप साइड निकालना, खटाखट निकाल लो साइड। तो 1 -4 -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 7 -2 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 और 5 कितना हो गया, √34। ये ना देख लो, 1 -4 -3 का 9, 7 -2 5 का 25। तो ये भी निकल गया। अब BC निकाल लो एक बार साहब। तो 4 -1 तो 5 का हो गया 25 प्लस 2 -1 3 का हो गया 9। तो ये भी हो गया √34। दो साइड बराबर हो चुका है, चारों बराबर होना चाहिए BC। अब निकाल लो CD। तो -4 -1 तो मतलब -4 + 1 -3 और 3 का स्क्वायर 9। 4 -1 5 का स्क्वायर 25, यानी ये भी हो गया √34। अब CD हो गया। अब DA निकाल लो या AD निकाल लो। चलो AD भी बता ही देते हैं। तो -4 -1 -5 और -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 -7 -3 का स्क्वायर 9, यानी ये आंसर हो गया ये भी 34। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि चारों साइड तो बराबर हो गया सर, तो क्या ये जो है स्क्वायर हो गया? नहीं, चारों साइड बराबर होने से स्क्वायर नहीं होता। चारों साइड के साथ साथ हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर होगा। और भी तरीके हैं कि दोनों डायगोनल बराबर होना चाहिए और चारों साइड बराबर होना चाहिए, तब भी हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए तो भी हो जाएगा। तो आपको जो प्रॉपर्टी याद है वो निकाल लो। तो हमने क्या किया, चारों साइड बराबर दिखा दिया। अब ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करो।
तो आप क्या कर लो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस, कि अगर 90 डिग्री है तो जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर बाकी के दो छोटे साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर है और बाकी के जो छोटे छोटे साइड है उनका स्क्वायर का सम सबसे बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो सबसे बड़ा साइड के लिए क्या कर लो, एक डायगोनल खींच लो और निकाल लो क्या, सबसे पहले आप सबसे पहले निकाल लो बीडी। क्या निकाल लो, बीडी। अब बीडी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, तो -4 -4 कितना हो गया बताओ जल्दी से कोई, तो -4 हो गया, सो -8, -8 का हो जाता है 64, हो गया ना 64, प्लस 4 - 2, 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 64 और 4 कितना हो गया 68, कितना हो गया 68, और 68 हो गया। तो अब जरा मुझे बताओ कि कैसे चेक करोगे, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका तो अब चेक करना है पाइथागोरस से, क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर अगर जो बीडी है, इफ बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर हुआ, अगर ये चीज हुआ तब हम कहेंगे कि एंगल सी, देन एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तभी एंगल सी 90 होगा। और अगर एंगल सी 90 हो गया तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा, एंगल बी हो गया। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस तो बन ही गया है, और रोम्बस बनते तो रोम्बस के क्या होते हैं, अपोजिट है, मतलब जो हाँ ये कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, मतलब को इंटीरियर एंगल जो होते हैं 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी दोनों मिलके 180 होगा। तो चेक करके देखो, तो बीडी कितना है, √68 का स्क्वायर कर लो तो क्या मिलेगा, 68 मिल गया। एलएचएस यही मिला ना। अब जरा आरएचएस को जरा एक बार देख लो, तो बीसी स्क्वायर कितना है, √34 का स्क्वायर, और प्लस ये भी √34 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 34 + 34 हो गया 68, और ये मिल गया है ना, एलएचएस के बराबर हो गया। यानी एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, इसका मतलब एंगल सी क्या हो गया, 90 हो गया, और एंगल सी 90 हो गया। तो ये जो ए बी सी डी है, वो ये जो 4 पॉइंट दिए गए थे ये सब स्क्वायर के ही पॉइंट्स हैं। तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी क्या स्क्वायर का पता होगा तो इजीली कर पाओगे। सेम तरीके का यहां क्वेश्चन बहुत सारा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे उसका बताओ किस टाइप के होंगे, इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आखिर ऐसा क्यों होगा, तो किसी एक को मान लो कि क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स अगर होंगे तो ऐसे कुछ होंगे। तो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी और डी। ये मैं बनाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बता दूंगा। -1 -2 ये हो गया ए, बी में आओगे तो 1 0, सी में जाओगे तो -1 2, और डी में आओगे तो -3 और 0। तो आप क्या करो, पहले तो चारों साइड निकाल लो। अगर चारों साइड अलग अलग लेंथ का हो गया तो कोई भी टाइप का नहीं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, चारों साइड, है ना। हाँ चलो, तो ऐसे करके आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, तभी ये चीजें जो है वो बहुत इजीली हो पाएगी। तो पता करो यहाँ पे -1 और -1, पहले ए बी निकाल लो भाई, फिर उसी तरीके से बी सी निकाल लो क्या होगा, फिर उसी तरीके से सी डी निकाल लो क्या होगा, उसी तरीके से फिर ए डी निकाल लो क्या होगा, है ना। ए डी बी सी सब लोग निकाल लोगे। उसके बाद अगर मन करता है तो ए सी भी निकाल लो, सॉरी उसी तरीके से AC को निकाल लो क्या होगा, और AC के बाद आपको क्या बच रहा है, और BD भी चाहो तो निकाल के एक बार देख लेना, BD और BD। अब आपके पास डायगोनल भी है और साइड भी है, जिस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करता होगा वही रीजन वही साइड होगा। समझ आया कि नहीं आया, सो बताइए। बिल्कुल,
तो यही काम आपको पूरे इस चैप्टर के अंदर मतलब करना है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, और वो होता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा, हम लोग 3 ही लेके चल रहे हैं अभी, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर होते हैं। कब कोलिनियर होंगे ध्यान समझना, 1 2 और मान लो 3, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट मान दे देते हैं हम लोग ऐसे करके नाम, सॉरी हटाओ इसे, ये मान लो पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में तब होगा अगर, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तब होगा अगर इसके ए बी को और BC को निकालोगे और अगर AC को निकालोगे और अगर ये इन दोनों का सम जो है वो AC के बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि ABC जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। यानी ये ट्रायंगल नहीं बनेंगे। यानी एक याद करो ना ट्रायंगल में, जैसे मैं लिखूं 5 8 है ना और 13, अब मैं बोलूं क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा? तो बिल्कुल ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दो साइड को जोड़ोगे तो तीसरे साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा, 3 पॉइंट अगर ट्रायंगल नहीं बना पाया तो तीनों क्या हो जाएंगे? एक ही लाइन में हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसीलिए उसमें वो कंडीशन था कि दो साइड का सम ऑलवेज तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और यहां बराबर हो जाने से वो कोलिनियर हो जाता है, यानी एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक लाइन, 2 पॉइंट तो आप ऐसे ले लिए, मान लो ए और बी। अब जो सी है वो सी या तो इधर कहीं होगा, या अगर मान लो सी यहीं पर इसी में कहीं एक पॉइंट आ गया तो जब ए को यहां से ज्वाइन करोगे तो इसी में तो ये लाइन आ जाएगा, यानी तीनों एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। आ गया तो बताओ, और बताओ कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये कॉलिनियर हैं या नहीं है। तो पता करो, यहां पे पॉइंट ए को लिख लो 1 5, पॉइंट बी को लिख लो 2 3, एंड पॉइंट सी को लिख लो -2 -11। अब क्या निकाल लो यहां से, एक बार ए बी निकालो, एक बार बी सी निकालो और एक बार ए सी निकालो। तो चलो ए बी निकालते हैं हम लोग फटाक से। तो 1 -2 -1 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5 -3 2 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी ये √5 हो गया। चलो बी सी भी एक बार निकालते हैं। बी सी 2 -2 मतलब 4 और 4 का स्क्वायर 16। अरे भाई 2 -2 है, 3 -11, 3 माइनस मतलब 14, और 14 का होता है कितना होता है? 14 का 196। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? जल्दी से बताओ। 196 और 4 करोगे तो हो जाएगा 200, 212, ये 212 है। चलो ठीक है। अब AC देख लो, AC को देखो कितना निकालोगे? AC 1 और -2 करोगे तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 1 और -11 करोगे, सॉरी 5 और -11 मतलब 11 5 16, 16 का होता है 200, 190 नहीं 2 15 का कितना होता है? 225। तो 16 का कितना जाएगा? 256 होता है। वो 16 का ना 160 और 16 छक 96, 6 9 15 का 5 2, हाँ 256। 256 और 4 60 और 5 265, 265 ये आता है। अब बात ये है कि क्या इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, ये कॉलिनियर है या नहीं है? तीनों पॉइंट ये चेक करना था। हाँ, कोई भी दो को जोड़ के देख लो, कोई भी दो को जोड़ के देखो क्या तीसरे के बराबर होता है क्या? हाँ, कोई भी दो को जोड़ो एक बार। हमने क्या बोला था कि इन दोनों का ए बी प्लस बी सी, तो इन दोनों को जोड़ो और देखो इसके बराबर होता है क्या, या इन दोनों को जोड़ो इसके बराबर क्या होता है कि नहीं। अगर होता है तो कॉलिनियर होंगे और नहीं होता है तो कॉलिनियर नहीं होगा।
समझ में आया? बाकी सही किया ना मैंने। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 यानी रूट अंडर 5 हो गया। उसी तरीके से आपने बीसी निकाला तो 2 माइनस माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2, तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस माइनस 11 करोगे तो 11 और 3 14, 14 का होता है 196, 140 और 14 चौके 56, 196। और जोड़ोगे तो कितना हो जाता है 196, और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 212। ठीक है। उसी तरीके से अब AC निकालते हैं तो 1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस माइनस 11 मतलब 11 5 16, 16 का होता है 256। ये तो किसी दो को जोड़ के देख लो। तो पहली बात तो इन दोनों को जोड़ भी नहीं सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, देख लो एक बार आप, क्योंकि ध्यान से देखो ना, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं है, नॉट कॉलिनियर। क्यों? क्योंकि आप देखो इसको कुछ भी करोगे तो लास्ट में √2 आएगा, लास्ट में √2 आएगा, और इसमें क्योंकि जब फैक्टराइज करोगे तो कंप्लीट फैक्टर नहीं निकलेगा ना, √2 रहेगा, और √2 और √5 वाले नंबर कभी ऐड ही नहीं हो सकते। जब ऐड नहीं हो सकते तो कॉलिनियर होने का क्या चांसेस है, कॉलिनियर होने का कोई चांसेस नहीं है। ये जो टाइप जो है ना, ये इसका लास्ट टाइप में आता है, और ये टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये वाला आप स्किप नहीं कर सकते। वो होता है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट एंड अलजेब्राइक रिलेशन। क्या होते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, जरा समझिएगा। यानी कोई एक पॉइंट, दो पॉइंट आपको दे दिया गया, और एक बोलेगा कि ये दोनों पॉइंट जो है किसी तीसरे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हैं, तो बताइए कि लोकस क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा। या मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक दे दिया गया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ लेंगे, या दोनों कोऑर्डिनेट अननोन रहेगा तो बोलेंगे दोनों x और y में एक रिलेशन लिखिए, यानी अलजेब्राइक रिलेशन लिखिए, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कंसेप्ट जो है इससे क्या हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन उस पे बेस्ड पर है, देखोगा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अच्छा, कोई पॉइंट x एक्सिस में है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, याद रखिएगा इसको समझिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस वो हमेशा क्या होता है, x, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि y सारे पॉइंट x में होंगे तो y वहां पे 0 होगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from this and this। यानी x एक्सिस में एक पॉइंट है, वो है x0, और ये पॉइंट जो है वो 2 और -5, एक पॉइंट ये है, और एक और पॉइंट है -2 और 9। इन दोनों से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल के और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो कर दो। तो 2 - x करोगे या x - 2 करो तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर। मान लो ये पॉइंट P दे दिया, ये पॉइंट A दे दिया और ये पॉइंट B दे दिया। इसका मीनिंग यही कह रहा है ना कि जो AP होगा और जो PB होगा वो इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो AP निकाल लो, AP निकालोगे तो क्या मिलेगा, x - 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और रूट अंडर ऐसे निकलेगा। और P भी निकालोगे तो x - 2 यानी x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 9 मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट दोनों साइड है तो आप स्क्वायरिंग करके हटा सकते हो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो इधर बचेगा x - 2 का स्क्वायर, और इधर बचेगा 25, और इधर x + 2 का स्क्वायर, और इधर बचेगा 81। तो x वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, x - 2 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर और 81 - 25 ये बचेगा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ, या फिर इसको पहले खोल दो, x स्क्वायर + 4 - 4x ऐसे तो लो, लेकिन मैं लगाऊंगा आइडेंटिटी ये वाला।
कि ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो एक बार दोनों का सम इंटू दोनों का डिफरेंस होता है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2x, और दोनों का डिफरेंस करते हैं अगर दोनों का तो हो जाएगा -4, क्योंकि -2 -4 हो जाएगा। और इधर करोगे तो कितना मिलेगा जरा बताओ मुझे, 81 - 25। तो इधर तो हो जाएगा 4 2 8 -8 इंटू एक्स, और इधर क्या मिलेगा, 11 में से 5 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5, तो x बराबर हो जाएगा -7। तो पॉइंट जो हो जाएगा है ना, तो जो कोऑर्डिनेट आपको पूछा गया था, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट जो है वो -7 और 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना था। समझ आया कि नहीं आया आपको, एक बार जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ये 8 वाला पॉइंट देख लो, हाँ वहां पे इक्वी डिस्टेंस बोला था, अब इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो कोई उसके बीच का डिस्टेंस दे देगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट Q इज 10 यूनिट। यानी P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, यानी एक पॉइंट P यहां है और एक पॉइंट Q यहां है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा, और P का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 - 3, Q का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया गया है 10, y, और कहता है कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, 10 यूनिट है। यूनिट इसीलिए बोल दिया क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता था, तो नहीं है इसलिए यूनिट सपोज कर लिया मैंने। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, PQ निकाल लो, और PQ जो है वो 10 दिया गया है। और PQ निकलता कैसे है बोलोगे, तो PQ निकलता है कैसे, 2 - 10 यानी हो गया -8, और -8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस -3 -y कर दो, तो -3 - y का स्क्वायर इधर से कर दो। हो गया क्लियर। चलो अब इसे सॉल्व करना हो तो क्या कर दो कि स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 100, और इधर तो होगा ना 10 का स्क्वायर से 100, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 64 प्लस -3 - 4 का स्क्वायर। तो 100 इधर का कितना, 64 का कितना 36, इधर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 3 -3 था ना, और ये 4 नहीं y है, इसे करोगे तो हो जाएगा 9, समझिएगा 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो है ना 2 और इंटू 6y, ये हो जाएगा 2ab, मतलब ये आ गया है ना। तो अब एक इक्वेशन ही तो बन गया, ये क्या इक्वेशन बन गया बताओ जरा हमको, एक बार देख के बताइए, एक इक्वेशन बना कि नहीं, बन गया। हाँ, y स्क्वायर प्लस 6y, और इसको इधर ले आओ, 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचता है, 36 - 9, और 9 1 10, और 6 7, और 2 27 बचता है, तो -27 बराबर 0। तो यहां से y आप निकाल सकते हो, यहां से y निकालो आप, तो y निकालने का कैसे निकालोगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, अभी लास्ट में ही मैंने बताया था कि 9 और 3 के फैक्टर में बटेगा, क्योंकि ये होता है इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ -27, तो -27 आएगा, और 9 इंटू 3 27 होता है, हमको प्लस में चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो y स्क्वायर प्लस 9y -3y और -27 बराबर 0। यहां से आप y कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, y यहां से निकालोगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9, और यहां से -3 कॉमन निकालोगे तो y प्लस 9 यहां भी बचेगा, और इज इक्वल टू 0। सो अब y प्लस 9 अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा y -3 इज इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू या तो 3 होगा या फिर -9 होगा। तो आपको दो आंसर मिल सकते हैं, है ना। तो जो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो या तो क्या होगा 10 और 3, ये भी हो सकता है,
या फिर 10 और -9, ये भी हो सकता है, ये दोनों। अब बोलोगे दो आंसर क्यों आया? क्योंकि जो 10 यूनिट दिया गया है ना, ये एक लोकेशन में, ध्यान से समझिएगा, एक लोकेशन यहां है, तो यहां से 10 यूनिट किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। समझ रहे बात को? तो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को पॉइंट का नहीं पता था, इसीलिए ऐसा आंसर आया था। क्लियर हुआ बात? समझ में आया बात कि नहीं आया जी? ये भी उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मुलेट करके बता देता हूं। एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक पॉइंट P 5 एंड -3 एंड वन पॉइंट इज R जो x एंड 6 है, एंड these टू पॉइंट्स P एंड R आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। सो ए पॉइंट मान लेते हैं Q यहां पर है, ये पॉइंट है Q और इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, और कहता है कि जो पॉइंट Q है वो यहां से भी और यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये कहना चाहता है। तो इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मीनिंग क्या कहता है वो कि जो PQ है और QR है ये दोनों इक्वल है। और PQ निकालने का आपको पता है तरीका, 5 -0 -3 -1, और इधर निकालोगे फिर स्क्वायरिंग कर दोगे, फिर एक साइड ले जाके x का वैल्यू निकलेगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन 7 के जैसा ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन नहीं होगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज के लिए, और वो जनरली ये वही वाला है, हम लोग स्लोप वाला फॉर्म में है, यानी एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है, सेम ही है। कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट जो पॉइंट xy है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। यानी ये पॉइंट जो यहां पर जो है, ये पॉइंट है xy, और ये इस पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो एक पॉइंट है, यानी ये पॉइंट 3 और 6 है और ये पॉइंट -3 और 4 है। तो ये जो पॉइंट XY है, यहां से दोनों पॉइंट जो है, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट O है, तो O से P और O से Q जो है इक्वी डिस्टेंस पर है, तो OP और OQ क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा तो आपको बस करना क्या था इसके अंदर कि OP निकाल लो, तो x -3 का स्क्वायर, अच्छा रूट अंडर ना, OP ऐसे निकलता है, और प्लस y -6 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, ये हो गया। और इसी तरीके से इधर निकालोगे तो x -3 का स्क्वायर, और अच्छा माइनस है तो x +3 हो जाएगा, और y -4 का स्क्वायर, y-4 का स्क्वायर, ये हो गया ऐसे, यही निकला ना। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे। तो स्क्वायरिंग करोगे तो मिलेगा ये x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस क्या है, 4 है ना, ये y -4 का स्क्वायर। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ ले जाओ तो ज्यादा आंसर मिलेगा कि x -3 का स्क्वायर माइनस x +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y -4 का स्क्वायर और माइनस y -6 का स्क्वायर, ये होता है। अब सेम है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी बताया था ना क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का सम, यानी एक बार दोनों को जोड़ दो और दोनों का डिफरेंस लेके प्रोडक्ट कर दो। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x और x 2x और -3 और +3 करो, देखो जोड़ो ना इसको, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, तो ऐड करोगे तो, सॉरी ये प्लस है तो ये कट जाएगा और x और x 2x, तो ऐड करने पे तो 2x आ जाएगा, और इनटू दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे मिलेगा, देखो मैं यहां कर दे रहा हूं, दूसरा वाला को डायरेक्ट करूंगा, x -3 है और माइनस x +3 है, ये है। तो अब ये x -3 और माइनस x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो अब x कटेगा और -3 और 3 -6, तो ये हो जाएगा -6। इधर समझ में आ गया?
अब इधर जरा आ जाओ एक बार, इन दोनों को ऐड करो एक बार, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, y और y 2y हो जाएगा, ऐड करने से 2y और -4 -6 -10, तो ऐड करोगे इन दोनों को तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये +6 और 2 4 करोगे तो 2 मिलेगा, ये मिलना है। चलो अब जरा इसे आगे करो, तो 6 to 12 हो जाएगा, तो ये -12x हो जाएगा, और इधर 2 2 4y एंड 20 माइनस में, सबको एक तरफ ले आओ, तो इधर हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये आपका वो कंबाइन रिजल्ट मिल गया जो आप खोज रहे थे। तो ये तो था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो सेक्शन फॉर्मूला और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे अगले वीडियो में आएगा, तो वहां पे आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेन तो वही है जहां से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये तो मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। मेन तो है सेक्शन फॉर्मूला। तो अगले क्लास में मैं सेक्शन फॉर्मूला कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, जैसा आपने देखा है आज। एक भी क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का हो नहीं छूटेगा। आप इसी तरीके से रिवाइज करिए, और अगर आपको बेसिक क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत है तो मैंने कुछ समझा दिया, आप कुछ थोड़ा देख लेना, और दिक्कत होगा तो उस पर भी मैं एक खास वीडियो बना दूंगा ताकि आप इजीली उसको कर पाओ। आज इतना ही, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस में साफ सुथरा बनाए रखिएगा।